मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन। जैसे गाल ब्लेडर में अपन ने पढ़े थे, वैसे ही है। गुड मॉर्निंग सर। सर एलोपैथ से ट्रीटमेंट तो हो जाएगा ना, ना ऑपरेट करना पड़ेगा? नहीं, वो कुछ मेडिसिन चलती हैं जो नेफ्रॉन का जीएफआर बढ़ा देती है। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अरे आप थोड़ी लगे लेके आ रहा हूँ सर साउंड नहीं आ रहा है। हाँ सर, काफी समय से साउंड नहीं आ रहा है, 2 मिनट। भोपाल में बारिश वगैरह हो रही है क्या? अब आवाज आ रही होगी? नहीं, हाँ अभी आना लगा सर। नहीं, क्यों नेटवर्क जो है वो कम आ रहा है। हाँ, अभी हमने अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करके और उसको कनेक्ट किए हैं, क्योंकि वो घर का नेटवर्क जो है वो नहीं चल पा रहा है। शैल मंसूरी, कहाँ थी तुम? और 2 दिन जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो तुम्हारे हमारी दादी की शांत हो गई थी, इस वजह से हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ, तो सीजर और चेस्ट पेन जो है वो छूटा हुआ है, तो वो कभी ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो करवा देंगे रिवीजन क्लास। और ये रिवीजन क्लास ही चल रही है। और आज का जो पेज नंबर खोल लें 85 और 86, ये फीवर या टेम्परेचर के विषय में अपन पढ़ेंगे कि फीवर क्या होता है और क्यों आता है। गुड मॉर्निंग सर। पेज नंबर 85। कलावती, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और एमडी असरम हुसैन साहब, गुड मॉर्निंग। और फीवर वाला चैप्टर खोल लें। फीवर, जैसा कि अपन जानते हैं कि फीवर जो है वो बुखार को कहते हैं, और इसी को टेम्परेचर भी कहते हैं, इसी को शरीर तपना भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग गोपाल सिंह जी। तो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। फीवर जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ये बता दें हम। फीवर जो है वो किसी बीमारी का एक लक्षण है। जब भी कभी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी का मतलब होता है कि विकृति विज्ञान। विकृति विज्ञान यानी विकृति होती है। तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी की डेफिनेशन ही है कि एबनॉर्मलिटी ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज कॉल्ड पैथोलॉजी। यानी कि जब भी कभी शारीरिक रचना विज्ञान अथवा शारीरिक क्रिया विज्ञान में कोई भी गड़बड़ी आएगी तो वो पैथोलॉजी को जन्म देती है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन जब भी डेवलप होती बॉडी में, टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर ये इंडिकेट करता है, बुखार या फीवर ये इंडिकेट करता है
कि बॉडी में कोई ना कोई पैथोलॉजी डेवलप हुई है और आप उसको ध्यान देकर और उसका ट्रीटमेंट करें। तो ये ब्रेन से आपका आज हमने कुछ मॉडल भी लाए हैं और ये ब्रेन का मॉडल है अपने पास, और ब्रेन में ये पैथोलॉजी का जो है वो इंडिकेशन पहुंचता है। इस तरह से देख सकते हैं ब्रेन को। ये सामने से जो है वो ब्रेन इस तरह से, हाँ, ऐसा ये फ्रंट से दिखाई दे रहा है ब्रेन, और ये पीछे से दिखाई देता है ब्रेन इस तरह से। ये ऐसे, ये पीछे जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं वो सेरिबेलम है, सेरिबेलम। और ये जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये सेरिब्रम है। ये सेरिबेलम और ये सेरिब्रम। अब इसको अगर अपन देखें तो राइट साइडेड ब्रेन और लेफ्ट साइडेड ब्रेन दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं, और इनके जो कैरेक्टर हैं वो और हम करीब से बताएंगे, परंतु एक जैसी रचना रहती है इनकी दोनों की। एक अपन देखते हैं कि ये वाला जो ब्रेन है इसका जो फ्रंटल लोब रहता है सामने का, ये फ्रंटल लोब, यहाँ पे कोई भी पैथोलॉजी जब भी डेवलप होती है तो वहां पर जो है वो टेम्परेचर के लिए एक इंडिकेशन जाता है। तो ये ब्रेन से क्रिएट होता है कि कोई भी पैथोलॉजी आई तो वो ब्रेन जो है वो टेम्परेचर को उत्पन्न करता है। यदि शरीर का तापमान नॉर्मल सेट पॉइंट से अधिक हो जाए तो उससे हम बुखार या पायरेक्सिया कहते हैं। पायरेक्सिया इज ए मेडिकल टर्मिनोलॉजी और सिंपल टर्मिनोलॉजी में उसको फीवर कहते हैं। इसी कारण जो मेडिसिन चलती है उसको अपन कहते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन। तो यदि नॉर्मल सेट पॉइंट अपन देखें कि कितना है, तो किसी व्यक्ति का, चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो अथवा बुजुर्ग हो, उसका नॉर्मल टेम्परेचर सेट पॉइंट रहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 2 डिग्रियों से नापा जाता है। 2 प्रकार की जो पैरामीटर्स रहते हैं उसमें एक रहती है फ़ारेनहाइट और एक रहती है सेंटीग्रेड। अनु कुमारी गुड मॉर्निंग। उसमें अपन देखते हैं कि यदि फ़ारेनहाइट में देखना है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री में देखना है तो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट ये 2 एक प्रकार की यूनिट रहती है जिनसे अपन तापमान को नापते हैं। परंतु ज्यादातर क्लिनिकल जो थर्मामीटर आते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, उसमें अपन देखते हैं कि जो सेट पॉइंट रहता है 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मामीटर की बात चली है तो 2 मिनट हम थर्मामीटर निकाल लेते हैं ताकि अपन उसकी और बारीकियां समझ सकें। ये देना नहीं देना है इसको देना खाए पिए दे पिछले वाली दे दी है। हाँ तो इसको भी देना है और जो एंटीबायोटिक होता है उसको देना है, ये भी देना है, बिना खाए भी दे सकता है जो खाया हुआ नहीं तो बंद करो ना मोबाइल पे एक बार। हाँ, हम जानते हैं कि थर्मामीटर के बारे में हमारे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर थर्मामीटर का बहुत सारा उपयोग करते हैं। परंतु फिर भी अपन जब चूंकि स्टडी कर रहे हैं तो उसकी बारीकी के बारे में देखेंगे। ये जो थर्मामीटर रहता है इसकी रचना बता दें। पहली बात तो ये हिक के जो थर्मामीटर आते हैं, हिक लिखा होगा HICKS। हिक के थर्मामीटर जो है वो सबसे स्टैंडर्ड या वो माने जाते हैं कि भाई ये आइडियल होना चाहिए, ये आइडियल है। अब जिन लोगों के पास थर्मामीटर है वो थर्मामीटर को निकाल के देख सकते हैं। इसमें बीच में रहती है एक खाली नली
और उसके ऊपर जो है वो 36-35 हुआ सेंटीग्रेड, और नीचे की तरफ जो है वो 94, 96, 98, और वहां एरो लगा हुआ रेड कलर। वो रेड कलर का एरो इंडिकेट करता है कि वहां तक नॉर्मल सेट पॉइंट रहना चाहिए, और जो पारा दिखाई दे रहा है वहां पर जो है वो पारा जो दिखाई दे रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यही नॉर्मल सेट पॉइंट है, ये इस तरह से। और सबसे किनारे में जो बारीक रहता है ये कहलाता है मरकरी या पारा। ये पारा एक प्रकार की धातु है और ये जो है वो अशुद्ध पारा रहता है। चाहे ब्लड प्रेशर नापते समय अपन पारे का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्रेशर में भी नापने की मशीन में भी पारा रहता है और इसमें भी पारा रहता है। तो ये मरकरी जो है वो अशुद्ध रहता है। अशुद्ध मरकरी में कार्बन की मात्रा ज्यादा रहती है, और अशुद्ध मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो हम बता देते हैं। क्योंकि शुद्ध मरकरी जो है वो बहुत ज्यादा भारी होती है, और ऐसी स्थिति में अपन मरीज का टेम्परेचर ले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होता है। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर नापते समय यदि आप कफ से बहुत ज्यादा दबाएंगे तो आपकी बहुत ताकत खर्च होगी, क्योंकि वो शुद्ध पारा जो है वो ऊपर नहीं जाएगा। और अशुद्ध पारा जो है वो उसमें कार्बन मिला रहता है। कभी देख सकते हैं कि जब भी कभी ऊपर नीचे या पारा धोखे से गिर जाता है तो वो उसमें काले काले छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कोयला मिला हुआ है। तो ये कार्बन वो उसमें के साथ साथ कम जहरीला रहता है। कम जहरीला यानी जो पॉइजनस ना हो। कभी धोखे से भी किसी बच्चे के या किसी एडल्ट के मुंह में जाने के बाद ये पारा जो है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसा अपन जानते हैं कि पारा एक प्रकार की धातु है और वो इंटेस्टाइन को जो सर्जरी करके ही उसे निकाल सकते हैं, और वैसे वो नीचे स्टूल से या लेटरिन वगैरह से नहीं निकलता। वो हाथ को काट देगा और जगह जगह उसको परफोरेशन। तो इसलिए उसकी सावधानी के लिए बस एक ही काम कर सकते हैं आप कि कभी भी बच्चा हो, एडल्ट हो या बुजुर्ग हो, उसका टेम्परेचर मुंह से ना लेके एक्जिला से लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अपन ने किसी पेशेंट को यहाँ देखने लगे, निश्चिंत रहते हैं कि उसके मुंह में नहीं है, नहीं तो चबा जाए। बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें बच्चों को या बुजुर्ग को अचानक सीजर आ जाता। कल अपन ने वो दरकड़ी बन जाती है, तो जिसके कारण वो पारा टूट जाता है, और टूट के अगर अंदर चला गया पारा तो उसके कारण इंटेस्टाइन जो है वो फट जाती है। तो इसी कारण उसका ध्यान रखें। अब रिकॉर्डिंग आप टेम्परेचर में देखते हैं अपन, टेम्परेचर या थर्मामीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग शरीर के तापमान का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और जितनी ज्यादा पैथोलॉजी होती है, जितना ज्यादा इन्फेक्शन होता है, हाँ गुड मॉर्निंग, ज्यादा से ज्यादा उसको अंदर दबाने की कोशिश करना। जितना ज्यादा इसमें पहला जो सुबह गर्म पानी पिया ओरल, इस प्रोसेस में विधि के लिए थर्मामीटर को जीभ के नीचे रखा जाता है। थर्मामीटर को पेशेंट को बोलेंगे कि टंग उठाएं, टंग के नीचे रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि टंग के नीचे क्यों रखते हैं, क्योंकि टंग के नीचे जो है वो वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। इसी कारण टंग की जो गर्मी है और बॉडी की जो गर्मी है वो वहीं पे प्रेजेंट रहती है। इसी कारण देखे होंगे ठंड के दिनों में हम जब भी बोलते हैं तो मुंह से भाप जैसी निकलने लगती है। वो एक्चुअली गर्मी ही रहती है जो ठंड के दिनों में दिखाई देती है, हमेशा निकलती है। गर्मी और बरसात के दिनों में नहीं दिखाई देती। तो इसको कहते हैं अपन ओरल मेजरमेंट, या मुंह से थर्मामीटर से नापना। इसके बाद घड़ी देखते हैं और घड़ी में देखते हैं कि कितने देर तक अपन उस थर्मामीटर को रख सकते हैं। तो वो रख सकते हैं 3 मिनट तक।
लूलेश्वर प्रसाद साहू, अपना मोबाइल म्यूट कर लें, ये माइक म्यूट करें और 3 मिनट रखने का कारण ये रहता है कि बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो हार्ट द्वारा पंप हो, सर्कुलेट होकर पूरे 3 मिनट बाद वापस हार्ट में पहुंच जाता है। ब्लड की जितनी भी गर्मी रहती है वो पूरी थर्मामीटर तरीके से नापना या कांख के द्वारा नीचे रख के नापना। इस विधि के लिए थर्मामीटर को छोटे बच्चे या वयस्कों के बगल में रखा जाता है जिनका तापमान थर्मामीटर को एक्सिला द्वारा किया जाता है और थर्मामीटर को लेने के बाद उसके शर्ट वगैरह जो है जो वो यहाँ पर एक्सिला में रखा जाता है और रखने के बाद जो एक्सिला है उसको ऐसा दबा लिया जाता है। देखियो। हाँ, अयोध्या प्रसाद जी माइक म्यूट करें। अयोध्या प्रसाद जी उसके बाद उसका थर्मामीटर से नाप जो है वो आ जाता है। अयोध्या प्रसाद जी माइक रेक्टल यार एक्सिलर में कब तक रखते हैं, कितने समय तक रखते हैं? 3 मिनट तक। 3 मिनट तक इसलिए रखते हैं क्योंकि 3 मिनट में पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट से निकलकर वापस हार्ट में पहुंच जाता है 3 मिनट बाद, तो इसी कारण उसको 3 मिनट तक रखा जाता है। रेक्टल तीसरा जो नापते हैं रेक्टल, इस विधि के लिए थर्मामीटर को धीरे से मलाशय में डाला जाता है। वो बॉटम जो बाहर का पार्ट रहता है जिसको अपन रेक्टल ओपनिंग कहते हैं वहां डालते हैं। ज्यादातर शिशुओं में किया जाता है लेकिन 3 साल तक के बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो रेक्टल थर्मामीटर रेक्टल का उपयोग तभी करते हैं जब किसी प्रकार से भी आप एक्सिला और ओरल से लेने में सक्षम नहीं हो पाए। ये रेक्टल का उपयोग ज्यादातर एनिमल्स में किया जाता है, रेक्टल थर्मामीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका ना तो माउथ से ले सकते हैं और ना ही एक्सिला से, इसी कारण जो है वो रेक्टल का उपयोग किया जाता है। परंतु ह्यूमन में भी कभी कभी रेक्टल प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। अब ये थर्मामीटर अगर क्यों आता है या फिर यह ऊंचा तापमान, शरीर का जो तापमान है वो निम्न कारण से हो सकता है। पहला है आइडियोपैथिक या अननोन कॉज, ऐसा कॉज जो अपन को पता नहीं चलता और अपन सिंपल वायरल फीवर कह के और उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। और वो अननोन कॉज रहता है जिसमें अपन कोई डायग्नोसिस नहीं कराते। पेशेंट आता है कंबल ओढ़ के और वो बोलता है कि मुझे जो है कल से ठीक नहीं लग रहा है। अपन ने ये जो है सर एक प्रश्न है मेरा। हाँ, गोपाल सिंह जी प्रश्न टाइप कर सकते हैं। ये जो अभी हम कितनी विधि से अपन ले सकते हैं रेक्टल, हाँ, हार्ट की सर्जरी वो रेयर केस में करते हैं। और नेक्स्ट है आइडियोपैथिक के बाद इन्फेक्शन, संक्रमण, एक बैक्टीरिया, वायरल, फंगन या पैरासाइटिक कोई भी संक्रमण हो। इसमें एक एक बता देते हैं अपन। बैक्टीरियल में जैसे कि मलेरिया, ठीक है। वायरल जो है वो उसमें वायरल फीवर हमने बताए दिए थे अभी। फंगस में जो है वो फंगल इन्फेक्शन के कारण किसी को टेम्परेचर आ जाए जिसमें मुंह में छाले और जगह जगह अलग अलग फंगस इन्फेक्शन आ जाते हैं उसके कारण। और पैरासाइट में मलेरिया पैरासाइट, तो बैक्टीरिया में जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के बारे में हमने पहले बताए थे कि
टीबी पेशेंट को तो टेम्परेचर उतरता ही नहीं, उसको 99-100 टेम्परेचर पूरी जिंदगी, जब तक कि उसके बाल वगैरह सब उड़ जाते हैं। कैंसर पेशेंट में भी देखते अपन ने कि उसके बाल सब पूरे निकल जाते हैं। ये बैक्टीरियल में भी, वायरल में भी, पैरासाइटिक कंडीशन में, सभी में टेम्परेचर आ जाता है। फिर है हीट एग्जर्शन है स्ट्रोक, गर्मी से थकावट, उच्च तापमान में रहना या लंबे समय तक। यदि कोई व्यक्ति एग्जर्शन कर रहा है, जैसे शादी ब्याह में होता है, तब भी होता है। फीवर में ठंड ज्यादा क्यों लगती है? फीवर में ठंड ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, तो ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, जिसके कारण उसको शिवरिंग आती है। सरफेस टेम्परेचर यानी कि जो स्किन के पास वाला टेम्परेचर है वो कम होने लगता है और ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है। उसके फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर, कोई ट्यूमर को मिलती है। सर्टेन इन्फ्लेमेटरी बीमारी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियावात में जो है वो अगर पेशेंट एक्सर्शन ज्यादा कर रहा है या चल रहा है और उसको दर्द हो रहा है घुटने में, हिप ज्वाइंट में, नी ज्वाइंट में, तब जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, वैसे नहीं बढ़ता। सम ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक, कुछ दवाएं एंटीबायोटिक कभी देते हैं तो उससे दस्त और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कम करने के लिए देते हैं, मगर किसी पेशेंट टेम्परेचर बढ़ जाता है एंटीबायोटिक के यूज करने से। वैक्सीन, डिप्थीरिया, डीपीटी और टिटनेस का जब भी टीका लगता है तो छोटे बच्चों में फीवर आना कॉमन हो जाता है और इसी कारण उसको पैरासिटामोल ड्रॉप आते हैं पैरासिटामोल, बच्चे को टीका लगाते हैं और फिर उसको दे देते हैं। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बाद में जैसे जैसे ठंड कम होती है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है। ये शिवरिंग का कारण अभी जैसे इन्होंने पूछा। वैक्सीन का अपन बता रहे थे कि जब भी बच्चे को टीके लगवाने जाते हैं या टीकाकरण करने जाते हैं तो फिर वो उसमें बढ़ जाता है। फीवर से निमोनिया में फीवर हो सकता है। फीवर जो है वो एक प्रकार का इंडिकेशन है, बीमारियां नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर। तो छोटे बच्चों में बता रहे थे कि टीके लगवाने जाते हैं तो उनकी माँ कंप्लेंट करती है कल, और उसके बाद इसको फीवर आ गया डॉक्टर साहब, तो इसलिए क्या करते हैं कि साथ में एक ड्रॉप भी देते हैं ताकि उसको अगर बोल देते हैं कि फीवर आए तो उसको ये 2-2, 4-4 ड्रॉप पिला देना, यहाँ आने के लिए परेशान मत। अभी सभी एक अनुभव से गुजरे हैं, कोरोना के टीके लगने के बाद 24 घंटे सभी को फीवर आता है। कुछ लोग 10% को फीवर नहीं आया, पर 80-90% लोगों को टीका लगने के बाद फीवर आया, तो उसको वहीं से जो है वो टेबलेट दे दी जाती थी या बोल दिया जाता। सर मेरे को तो आया नहीं बुखार। अगर फीवर आएगा तो आप जो है वो पैरासिटामोल खा लेना और उसके बाद वो आदमी ठीक, बुखार आ रहा है तो उसको मेडिसिन वगैरह लें आप, ठीक है, नाप ले पहले और उसका कितना क्या है, और फिर क्लिनिकल फीचर देखते हैं कि टेम्परेचर में और क्या क्या। इन्फेंट ऐसे बच्चों को कहा जाता है ठीक है जिनको लग रहा है 1 साल तक के बच्चे। हाँ, मंगेश कह रहे हैं कि आप 10% में हो, तो वो क्लिनिकल कोरोना के टीके की बात करने से गर्म महसूस, अगर बच्चे को अपन टेम्परेचर आ रहा है उसको, कोरोना के टीके के टाइम किसी को फीवर आया था, किसी को नहीं आया था।
एनीवे सर अगर मान लो बच्चों को अगर पीते बच्चे हैं उनको अगर टेम्परेचर आता है, हाँ सर 104, 105 और 106 डिग्री पर क्या सावधानियां रखना है? माइक ओपन करके बोले। ओपन है माइक सर। 104, 105 और 106 डिग्री तक जब बताते हीटर होता है तो हैं। क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सभी को आप थोड़ी जानकारी दे दें। सुबह से चाय नाश्ता कुछ नहीं हुआ। ठीक है, गुड क्वेश्चंस। ये अभी पेज नंबर 85 और 86 से पेज नंबर पे देख सकते हैं। और अब अपन देखते हैं कि जैसा राजू शर्मा जी ने पूछा कि भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए और किस समय हो जाता है ये, तो उसमें क्या सावधानी रखते हैं। ये सबसे पहले हम बता दें कि 102 तक का टेम्परेचर तो कोई बात नहीं कि चलता है, और अगर 102 से ऊपर बढ़ता है ये टेम्परेचर तो इसका मतलब कि उसका टेम्परेचर बुखार जो जिस भी कारण से आया है, तो जैसा भी अपन ने ब्रेन का मॉडल बताया, तो ये ब्रेन के मॉडल में ब्रेन में कहीं पे भी जो है वो ये टेम्परेचर ज्यादा बना हुआ पूरा मॉडल। अब ये ब्रेन में पहुंचेगा अगर, तो पेशेंट जो है वो डिलीरियम यानी कि बेहोश होने की अवस्था या अनकॉन्शियस या बेहोश हो सकता है। तब ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कभी भी 102 100 टेम्परेचर एक है या उससे ऊपर है तो आईवी फ्लूइड ना लगाएं। उसको जो है वो पैरासिटामोल का इंजेक्शन और वोवेरान का इंजेक्शन, जो वोवेरान रहता है डिक्लोफेन सोडियम, ये एक हिप में पैरासिटामोल और एक हिप में वोवेरान लगाने से बहुत जल्दी टेम्परेचर उतरता है। और क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो एकदम से कंट्रोल में हो जाता है, तो उससे टेम्परेचर उतर जाता है। दूसरा, यदि 3 और 4 या 6 तक पहुंच जाए तब पेशेंट को जो है वो ठंडी पट्टियां रखना चाहिए। इंजेक्शन तो लगा देते हैं अपन, इसके बाद ठंडे पानी की पट्टी जो है वो उसके ब्रेन में, उसके सिर पे, माथे पे, चेहरे पे, हाथ में, ये सब करना चाहिए। ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं। फिर भी यदि टेम्परेचर नहीं उतर रहा है तो उसके कपड़े उतार के और पूरी स्पॉन्जिंग उसके शरीर में की जाती है ताकि टेम्परेचर जो है उतर जाए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको अपन सप्लाई कहते हैं, ब्लड सप्लाई, वो फट सकती है और क्लॉट बन सकता है। इसी कारण ये सावधानियां उसमें रखना चाहिए, इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना चाहिए। दूसरा, जो बच्चों में अपन देखते हैं गाल फूले हुए लगते हैं, पेज नंबर 100 में देख सकते हैं। पेज नंबर 100 में क्या है, इंसेक्ट बाइट। तीसरा, गाल फूलने लग सकते हैं। छोटे बच्चों में जो है वो ब्लड फीवर आता है तो हल्के गाल फूल जाते हैं। पसीने से तर या चिपचिपा होना, ज्यादा रोना, चिड़चिड़ाना या दूध या भोजन नहीं लेना, ये बच्चों में सिम्टम आते हैं। अगर बुखार है उसको तो बुखार के साथ साथ उसको छीने से गर्म लगेगा और इसके बाद गाल फूले लगेंगे, पसीने से तरबतर हो जाएगा। पूजा कटकानी अपना माइक में, बहुत ज्यादा छोटे जो बच्चे रहते हैं तो वो सुस्त या चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी यार उल्टी कर देते हैं, तेज सिर में दर्द, पेट में दर्द, इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी कंप्लेंट, और बेचैन रहते हैं, कभी इस गोदी में कभी इस गोदी में, कभी मम्मी की गोदी में कभी पापा की गोदी में जाने के लिए जिद करते हैं। इस प्रकार उनका माइंड जो है वो फीवर के कारण सेट नहीं हो पाता। क्या करना है, सीवियर हेडेक हो सकता है, स्किन में रैशेस आ सकते हैं, छोटी फुंसियां आ सकती है, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और रोशनी के जो है वो रोशनी से बहुत ज्यादा चक्कर या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। गर्दन में अकड़न होना, स्टिफनेस ऑफ द नेक, और वोमिटिंग, उल्टी होती है, ब्रीथलेसनेस या चेस्ट पेन,
सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द हो जाता है उसको। सीजर कई बार आक्षेप या झटके जैसा अपन ने बताया कि फीवर में आने के चांसेस रहते हैं। मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है और स्पाज्म भी हो सकता है। भूख नहीं लगती, ये सिम्टम्स देख सकते हैं। इसके बाद जो फीवर का समय अंतराल रहता है कि कितने समय बाद, जैसे एक्यूट फीवर रहता है और उसको अगर अपन करेक्ट कर लें तो 2 या 3 दिन में फीवर निकल जाता है। सब एक्यूट ये जो उसके बाद की कंडीशन रहती है तो वो थोड़ा ज्यादा समय लेता है, लगभग की 14 दिन। कितने टाइप का होता है? टाइप तो इसमें नहीं रहता, फीवर के कारण के टाइप अपन ने देखे। फीवर तो टेम्परेचर आता है, हर टेम्परेचर गुण रहता है। टेम्परेचर के कारण है जरूर टाइप अपन बता सकते हैं, सेल मंसूरी, परंतु इसके टाइप नहीं रहते। फीवर का तो एक ही टाइप रहता है। क्रॉनिक जो है उसमें लगातार अगर 14 दिन से अधिक समय तक रहे उसको अपन क्रॉनिक फीवर भी कहते हैं। जनरल सर बच्चों में, चाइल्ड बच्चों में डॉक्टर लोग लिखते हैं में पहुंच जाता है, वो सभी में पहुंचता है, एडल्ट में हो या क्या बोल रहे हैं विक्रम शाह जी? आवाज ही नहीं आई। ग्रेड ऑफ फीवर क्या? फीवर का ग्रेड रहता ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हाँ थर्ड ग्रेड। वो टेम्परेचर के ऊपर रहता है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड फीवर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी को फीवर आ रहा है, उससे ऊपर आता है वो कहलाता फीवर का ग्रेडिंग करना। ये गोली दे दो, ऐसे मरीज का मैनेजमेंट अपन देखते हैं तो खूब सारे तरल पदार्थ यानी लिक्विड इसलिए देते हैं क्योंकि फीवर आने से जो है वो उसके तरल पदार्थ चले जाते हैं। कभी कभी तरल पदार्थ यानी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए पेशेंट को बहुत ज्यादा लिक्विड दिया जाता है। तो बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल, सिर दर्द की दवाइयों के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं, हल्के कपड़े पहनाते हैं पेशेंट को, और अगर ठंड लगे तो भारी कंबल या रजाई का उपयोग कर सकते हैं। और ठंड के बाद जैसे ही उसको टेम्परेचर का अनुभव हो तो फिर वो हटा दिया जाए, परेशानी ही ना हो। पीली एक ले लो अभी। गर्मी नहीं करता पीली यार, नहीं करे, इतनी बड़ी यार भूखों में ठंडा ही की है। और बाकी खिड़कियां खोलें, यदि आवश्यक हो तो हीटिंग, कमरा हीट हो रहा है तो उसको बंद कर दें। और ठंडे पानी में नहाने से बचा जा सकता है। टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये बता दें कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, यानी ब्रेन से जो नर्व्स चलती हैं उनको टेम्परेचर एकदम से ठंडा, एकदम से गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैरालिसिस एक। सर डॉक्टर जो है थर्मामीटर के बजाय नब्ज पकड़ के देखते हैं। सर डॉक्टर थर्मामीटर के बजाय नब्ज पकड़ के देखते हैं और बच्चों के सर पे हाथ रख के देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा बोलिए। अब उसके बारे में अपन क्या बोले भाई? अगर मान लो बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसकी नब्ज से भी वो अंदाज लगा लेते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि नॉर्मली जो नब्ज चलती है वो 72 से 80 पल्स प्रति मिनट चलती है, परंतु यदि मान लो वो नब्ज ज्यादा चल रही है तो वो टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि बुखार में पल्स और सिर पे हाथ रख के देखते हैं कि गर्म, ज्यादा गर्म तो नहीं, उल्टी नहीं करना, उल्टी नहीं करना। परंतु जो एक आइडियल मेथड है पल्स का बढ़ने के कारण से हार्ट बच्चे होते हैं उनको में फीवर जब बहुत ज्यादा आता है तो सीआरपी टेस्ट क्यों कराते हैं? सीआरपी टेस्ट कौन सा टेस्ट? सीआरपी टेस्ट सर, सीआरपी सीआरपी टेस्ट जो होता है बच्चों को अगर फीवर समझ ज्यादा में नहीं हो आया गुप्ता जी। आप सर अगर बच्चों को ज्यादा फीवर आ गया
तो उसको सीआरपी टेस्ट क्यों कराते हैं सर? सीआरपी टेस्ट वो इन्फेक्शन देखने के लिए कि भाई उसका जो है वो सीआरपी टेस्ट जो है वो इसलिए कराते हैं कि उससे अलग अलग जो है वो व्यू पता लग जाते हैं ना कि हार्ट या ब्रेन इन्वॉल्व तो नहीं है उसमें, कोई इन्फेक्शन वगैरह के कारण है तो फीवर आ जाता है। बाकी हमने तो आज तक सीआरपी टेस्ट नहीं कराई किसी बच्चे को। सर हमारे यहाँ ना बच्चों में बहुत ज्यादा दिखते हैं, और एक बात ये भी है कि सीआरपी पॉजिटिव होने पे ट्रीटमेंट क्या अलग से होता है क्या? कुछ ट्रीटमेंट एक्चुअली सर सीआरपी टेस्ट में इन्फेक्शन का रेट क्लियर होता है। नहीं, नॉर्मल ब्लड टेस्ट करा के आप देख सकते हैं, फिर सीआरपी टेस्ट की आवश्यकता होती है, उसको फिर हॉस्पिटलाइज करें। हाँ सर ये बच्चों में हड्डी का हेलो सर, हेलो हाँ सर, बच्चे जब नींद में रहते हैं तो छू के देखने पे ऐसे बहुत गर्म महसूस होता है और पल्स रेट भी ज्यादा रहती है सर, और जब हम थर्मामीटर से चेक करते हैं तो नॉर्मल आता है बच्चों में। हाँ तो वही तो सरफेस फीवर कहलाता है ना, जिसमें कि इन्फेक्शन के कारण टेम्परेचर जो है वो उसके ब्लड में ना जाके सरफेस में चला जाता है। ऐसा ज्यादातर सन स्ट्रोक में होता है। सन स्ट्रोक या लू लगती है, तब लू लगने में यही होता है कि जो ब्लड है वो बॉडी के वाइटल ऑर्गन रहते हैं, जैसे कि लीवर है और ब्रेन है और हार्ट है, इनमें ब्लड की मात्रा चली जाती है और ऊपर जो है वो सरफेस पूरी गर्म महसूस होती है। ये थर्मामीटर से नापते हैं तो ब्लड की गर्मी आती है और सरफेस की गर्मी नहीं आती, तो इसी कारण उसको छूने से लगता है। तो शॉक की कंडीशन में भी इस तरह की कंडीशन हो जाती है। हड्डी का बुखार किसी ने पूछा था, हड्डी का बुखार कुछ नहीं होता, वो इसी प्रकार का डीप फीवर या वो फीवर कहलाती है, सरफेस फीवर। हेलो, वो कहलाता है। हेलो, अलग अलग नाम दिए जाते हैं उसको। इसके बाद ठंडे पानी हाँ सर, बुखार में जब आईवी फ्लूइड चढ़ा दिया जाता है तो बुखार बढ़ जाता है, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाना कितना सही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आईवी फ्लूइड फीवर में कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे टेम्परेचर जो है वो और बढ़ जाता है। तो इसलिए आईवी फ्लूइड से बचें। जब भी कभी पेशेंट को फीवर लगता है और आईवी फ्लूइड चल रहा है तो उसको निकाल दें, आईवी फ्लूइड नहीं चढ़ाते। इसमें हम बता रहे थे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो कई पेशेंट एक सरदार जी का हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो हमने देखे कि वो उनको जो है वो 102 के करीब फीवर था, तो वो नहाने चले गए ठंडे पानी से। तो हमने बोले कि आपने नहाए क्यों और किससे पूछ के नहाए, तो वो बोले कि साहब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और गर्मी लग रही थी, मैंने नहा लिया। परंतु ऐसे में जो है ठंडा यानी पैरालिटिक अटैक भी आ सकता था। इसी कारण कभी भी ऐसे पेशेंट को ओके कि भाई फीवर में आप ठंडे पानी से ना नहाए, मतलब जो या अपन ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग जरूर कर सकते हैं, परंतु नहाते नहीं है। तो शावर में नहा के आ गए, शावर में, तो उससे जो है वो प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को, पर चांस रहते हैं। अब उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट देखते हैं अपन। पहली इसकी मेडिसिन है कैम्फर या कपूर से बनने वाली दवाई। बुखार ठंडक के साथ आता है, गोलाइजा, नाक से पानी आना, थोड़ा सा डेवलप होता, तब उस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो दिया जाता है कपूर कैम्फर मेडिसिन 30 और 200 पोटेंसी। दूसरी रहती है एपिकॉक। एपिकॉक दवाई होम्योपैथिक में तब देते हैं जब पेशेंट को मितली या गैस्ट्रिक गड़बड़ी के कारण, कुनीन के दुरुपयोग के कारण वो एपिकॉक
कॉक मेडिसिन देते हैं, फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन में गिनी जाती है। एकोनाइट सभी एक्यूट केस में देते हैं। किसी भी बीमारी की शुरुआत हो तब एकोनाइट दिए जाता है। एकोनाइट त्वचा शुष्क और गर्म, बारी बारी से लाल या पीला चेहरा हो जाना, घबराहट होना, पसीने का बुरा प्रभाव पड़ना, इन सभी में जो है वो एकोनाइट मेडिसिन दी जाती है। इसके बाद बेलाडोना देखते हैं। बेलाडोना मेडिसिन जो है वो तेज बुखार की स्थिति में, जिसमें टॉक्सिमिया की स्थिति, जलन, तीक्ष्ण भाप, गर्मी, इस टाइप की कंप्लेंट अगर आती है और आंखें लाल हो जाती है और सभी कैरोटिड धमनी में अपन बेलाडोना का इस्तेमाल करते हैं। क्लोनाइन दवा जैसे पहले भी अपन ने बताया था, क्लोनाइन लू लगने के बाद होने वाले बुखार की दवाई जो है वो के समय दी जाती है। फिर आती है रस्टॉक। यदि कोई व्यक्ति पानी में भीगने के बाद बुखार का शिकार हो जाए, जैसे कि अभी भी चल रहा है सीजन जिसमें कई लोग की मात्रा, या रोडेंड्रॉन ये एक और मेडिसिन है, या डल्कामारा और ये स्टॉक्स, बुखार आ जाए तो ये दोनों दवाई दी जा सकती है, स्टॉक्स, डल्कामारा। इसमें 30 और 200 पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। डल्कामारा DULCUMACUS स्टॉक्स, ये 30 और 200 पोटेंसी में देने से पेशेंट को लाभ मिल सकता है। अब फीवर के विषय में कुछ पूछना चाहें तो भी पढ़ाएंगे। सर एक क्वेश्चन था, चमकी बुखार क्या होता है सर? इससे यूपी बिहार में बच्चे मर जाते हैं और मेरे ख्याल से नॉन रिक्योरेबल है ये। हर साल यूपी बिहार में बच्चे मरते हैं इससे। चमकी बुखार क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। चमकी बुखार जो है वो एक प्रकार का ऐसा बुखार रहता है जो बच्चों के डर जाने के कारण होता है। बच्चों के किसी प्रकार के शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाए, या जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाए, स्कूल में बहन जी या माँ साहब जो है वो उनको बहुत तेज डांट दें होमवर्क नहीं कर पाने से, होता है तो चौंकता है, तो इस टाइप से चमकी बुखार कहलाता है। बाकी और डिटेल तो पढ़े हैं वो बता सकते। नेक्स्ट फीवर में इंजेक्शन लगा सकते हैं। हाँ, आयुष जी पूछ रहे हैं फीवर में इंजेक्शन लगा सकते हैं। सर पीसीएम नहीं दे सकते हैं? ज्यादा फीवर 105-6 डिग्री है तो पीसीएम दे सकते हैं क्या? हाँ सर यदि मेडिसिन उपलब्ध ना हो, पैरासिटामॉल 102, 103 कंडीशन में दिया जाता है। और उसका क्या कारण? और सर कुछ देसी फीवर पहले उसको अपन ने बताया था कि ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, और अपन देसी इलाज नहीं बता सकते। ये ऑनलाइन क्लास जो चल रही है वो कोर्स की चल रही है, कोई अपन ऐसे हकीम या नीम हकीम टाइप का थोड़ी इलाज कर रहे हैं, पर देसी इलाज आप घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कर सकते। सर कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि मेडिसिन उपलब्ध नहीं रहती, टेम्परेचर को समय तो उस समय ये कर सकते हैं। आपकी बेसिक हेल्थ केयर योगा की बुक में जिनकी जानकारी हमको नहीं है तो वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। हम वही चीज बताते हैं जिसके बारे में हमारे को जानकारी। ये एक क्वेश्चन अभी इन्होंने पूछा था कि अगर 105 फीवर आ जाए तो पहले ठंडे पानी की पट्टी रख के उस फीवर को कम करें, उसके बाद पैरासिटामॉल का इस्तेमाल करें, नहीं तो मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ जाता है। हाँ सर 104-5 फीवर होगा जो इंट्रावीनस नहीं देंगे।
सर उसमें टैबलेट नहीं खिला सकते अपन? बुखार आता है ठंड के साथ टैबलेट खिलाने से पेशेंट जो है फीवर भी बढ़ जाता है 2 डिग्री। हाँ, उसमें टैबलेट खिलाने से पेशेंट हो सकता है कि उसको गले में प्रॉब्लम अगर हुई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, तो इसलिए इंजेक्टेबल दिया जाता है, उसको ओरल ना देने से बचते हैं। ठीक है, और मंडे के दिन ठंड के साथ